हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार काम कर रहा है। तो बच्चों, अधिक से अधिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियां जान सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य? ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर अपना 3 रहेगा, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जनन स्वास्थ्य शब्द का क्या मतलब है? शारीरिक स्वास्थ्य होता है, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य होता है, भावात्मक स्वास्थ्य होता है, उपरोक्त सभी होता है। बच्चों, सोचने समझने और आंसर देने का अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें आपको सोचना समझना और आंसर देना, ये 3 काम आपको करने हैं और साथ साथ में आंसर देना, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, 1-2 बार क्वेश्चन कोई गलत होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार अभ्यास करोगे तो एक समय ऐसा आएगा सीधा डायरेक्ट आप ऑप्शन के पास में पहुंचे जाएंगे। तो देखो बच्चों, जनन स्वास्थ्य शब्द का मतलब होता है कि वो फिजिकल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए और बिहेवियर भी होना चाहिए। बिहेवियर भी होना चाहिए, तीनों प्रकार का होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है कि कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? ऐसी टेक्निक जो जिसका रिलेशन किसके साथ में होता है? पुरुष के साथ में होता है। देखो, मुख्य गोली, वेसोक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है मुख्य गोली, वेसक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दीजिए करेक्ट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें हम मान लेंगे 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी वेसोक्टोमी जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट रहा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। सिफिलिस रोग का रोगजनक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? सिफिलिस रोग का रोगजनक क्या है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होता है, मानव पेपिलोमा वायरस होता है या फिर ट्रिपोनिमा पिलिडम होता है, निसेरिया गोनेरी होता है। 4 ऑप्शन आपको 3 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सिफिलिस रोग का रोगजनक क्या है? किसको मानोगे? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सटीक बैठने वाला है बच्चा? यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रिपोनिमा पेलिडम जो होता है वो सिफिलिस रोग का रोगजनक माना जाता है। तो एक 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन का ये तीसरा क्वेश्चन धमाकेदार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिला। अब बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। बच्चों, स्केलेटल सिस्टम जो है कंकाल तंत्र, उसमें से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मानव खरगोश की क्रोटी होती है। देखो, मानव और खरगोश की क्रोटी किस प्रकार की होती है? मोनोकोंडाइलिक होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, ट्राइकोंडाइलिक होती है, टेट्राकोंडाइलिक होती है। यदि आपने कंकाल तंत्र को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है कि मानव और खरगोश की क्रोटी होती है, किस प्रकार की होती है। बच्चों, 11th एनसीईआरटी में से हमने पोर्शन शुरू किया है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम को शामिल किया है। इसमें हम जानेंगे पूरे के पूरे कंकाल तंत्र को। तो बच्चों, जो मानव का या खरगोश की क्रोटी जो होती है वो कैसी होती है? कोंडाइलिक होती है, यानी हम जानते हैं कि यानी ऑक्सीपिटल द्विकोंडाइल मनुष्य की खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको 5 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ करके आंसर देना। मानव क्रोटी में अस्थियों के बीच की जो संधि होती है उसको किसके नाम से जानते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन है, एकदम सोच समझ करके आंसर देना। मानव क्रोटी के अस्थियों के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में कहता है तंतुमय संधि, 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है हिंज संधि, 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है साइनोवियल संधि और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 5 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मानव की क्रोटी की जो बोन्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ करके आंसर देना है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, तंतु में
संधि पाई जाती है। आपको याद रखना, अच्छी तरीके से मैं बता देता हूं कि ये जो मानव की जो खोपड़ी होती है, क्रोटी जो होती है, इनकी बोन्स जो होती है वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है? सिवनों के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी तंतुमय संयोजी ऊतक आ सकता है, तंतुमय संधि आ सकता है, या उसकी जगह क्या नाम आ सकता है? सीवन नाम आ सकता है। तो ये धमाकेदार जानकारी आपको 5 नंबर क्वेश्चन में मिली। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मानव खरगोश की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो आप कक्षा 5-6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? नेजल, पेटेला, स्टेपीज, पेलेटाइन। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन का। आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो कान की अस्थि सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज, यानी यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों सबसे लंबी अस्थि होती है जांग की, जिसको किसके नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि जो 3 नंबर ऑप्शन अपना वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। और क्या कहना चाहता है 7 नंबर क्वेश्चन? औषधि रहित आईयूडी निम्न में से कौन सी है? आपको उस आईयूडी के बारे में बताना है जो औषधि रहित होती है। कॉपर टी, लिपेस लूप, प्रोजेस्टासर्ट या सीयू। आपको 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। औषधि रहित आईयूडी कौन सी है वो आपको बताना है बच्चा। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य टॉपिक जो अपना है उसमें से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। तो बच्चों आपको याद रखना, नोट्स की नोटबुक में अच्छे से डाल लेना। इसका 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। लिपेस लूप जो होता है उसको औषधि रहित आईयूडी कहा जाता है। अब बच्चों आईयूडी की फुल फॉर्म की यदि बात करें तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है, अंतः गर्भाशय युक्ति के नाम से जिसको जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से यह प्रसिद्ध है? क्या कहना चाहता है? HCH के नाम से प्रसिद्ध है, SCH के नाम से प्रसिद्ध है, FCH के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर RCH के नाम से प्रसिद्ध है? 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? HCH, SCH, FCH या RCH? तो बिल्कुल इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जिसको किसके नाम से जाना जाता है? RCH के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से दर्शन दे रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, मानव में अनुबंधीय कंकाल में कुल कितनी बोन्स पाई जाती है, कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 2 प्रकार का कंकाल आपके सामने आएगा। एक कंकाल को अक्षीय कंकाल के नाम से जानते हैं और एक कंकाल को अनुबंधी कंकाल के नाम से जानते हैं। अनुबंधी कंकाल को उपांगीय कंकाल के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। इस प्रकार से हम कंकाल को 2 भागों में बांटेंगे। बिल्कुल। अब देखो क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि मानव में अनुबंधी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो बच्चों इसके अंदर हम करेंगे 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी अक्षीय कंकाल के अंदर 80 बोन्स पाई जाती हैं और उपांगीय या अनुबंधी कंकाल के अंदर 126 अस्थियां पाई जाती हैं। हम जानते हैं जब इन दोनों का काउंट कर लेते हैं तो अपने पास में टोटल जो काउंट जो है अस्थियों का वो कितना आ जाएगा? 206 आ जाएगा। इस प्रकार से मानव के कंकाल में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। खरगोश के अनुबंधी कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? इस क्वेश्चन का देखो करेक्ट आंसर आपको देना है। खरगोश के अनुबंधी कंकाल में कुल बोन्स कितनी पाई जाती है? खरगोश की बात कर रहा है बच्चा, ये बहुत सोच समझ करके आंसर देना। 128, 120, 80 और 37। अनुबंधी कंकाल को मैं दोबारा बता देता हूं, इसको किसके नाम से जानते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं, यानी उपांगीय कंकाल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों याद रखना 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी 128 जो बोन्स होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती है? खरगोश के अनुबंधी कंकाल में पाई जाती है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि का नाम बताओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर इस क्वेश्चन का आ जाना चाहिए। फीमर, ह्यूमरस, टीबिया, रेडियस। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या बैठने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा? मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है, ह्यूमरस होती है, टीबिया होती है, रेडियस होती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर इसमें क्या आना चाहिए? फीमर होनी चाहिए, जो कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? जांग की जो अस्थि होती है वो सबसे लंबी अस्थि पाई जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहनी की संधि जो होती है उसको किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कोहनी की संधि की बात करते हैं। कोहनी की संधि बॉल व सॉकेट होती है, पाइवोट होती है, ग्लाइडिंग होती है, या फिर हिंज संधि होती है?
दीजिए करेक्ट आंसर। कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप अच्छी तरीके से नोट्स में इन क्वेश्चनों को लिखेंगे, तैयारी करेंगे, तो स्केलेटन सिस्टम जो है पूरा का पूरा कंकाल तंत्र, जहां पर कौन सी संधियां पाई जाती है, कौन सी बोन्स कहाँ पाई जाती है, सारा का सारा विवरण हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हल करने वाले हैं बच्चा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन का आंसर जो है उसका मुझे वेट रहा। इसमें आपको 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट करना होगा। यानी कोहनी की संधि को किसके नाम से जानते हैं? हिज संधि के नाम से जानते हैं, कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। बच्चों याद कर लेना, रट लेना, घोट लेना, हिज संधि को कब्जा संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। और 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मानव की क्रोटी के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों। मानव के क्रोटी के कंकाल में कुल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? एक नंबर ऑप्शन में 29, 49, 39, 19 कितनी पाई जाती है बताइएगा। मानव के क्रोटी के कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? एक बात और याद रखना बच्चों, सिर का कंकाल जो होता है उसको क्रोटी कहा जाता है। एक नई बात बता देता हूं, सिर का कंकाल क्या कहलाता है? क्रोटी कहलाता है। इसके अंदर देखो कितनी बोन्स पाई जाती है? 29 बोन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 29। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं बच्चों, किस प्रकार से सिर के कंकाल के अंदर 29 अस्थियां पाई जाती है। तो आपको याद करना है मैं किस प्रकार से बता रहा हूं। 8 बोन्स पाई जाती है कपाल के अंदर, यानी खोपड़ी के अंदर ऊपर वाले भाग में। और इसमें से जो 14 है वो किसके अंदर पाई जाती है? आनन में पाई जाती है, यानी मुख में पाई जाती है। बिल्कुल। अब देखो काम की बात समझना, 8 + 14 कर दिया हमने। अब देखो इसके अलावा एक कान के अंदर 3 बोन पाई जाती हैं। 2 कान हो गए तो कितनी हो गई अपने? टोटल 26 हो गई। देखो कैसे करते हैं, काउंट कैसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अब तक की कितनी होगी टोटल? ये 22 हो गया, 25, 28 हो गया। एक बच्चा पाई जाती है कंठ के अंदर, जिसको कंठिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सिर के कंकाल के अंदर, क्रोटी के अंदर 29 अस्थियां पाई जाती हैं। एक बार बच्चा फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। 8 कपाल में पाई जाती हैं, 14 अस्थियां मुख में पाई जाती हैं, 6 अस्थियां दोनों कानों में पाई जाती हैं, जिनको क्रमशः स्टेपिज, मेलियस, इनकस के नाम से जानते हैं। एक कंठिका होती है जिसको हायोड उपास्थि के नाम से जानते हैं, जो कंठ में पाई जाती है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और ये क्रोटी के अंदर पाई जाने वाली 29 अस्थियों का वर्गीकरण आपके सामने रखा गया। बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया। अब बच्चों बात करते हैं इसी कड़ी के अंदर हम 14 नंबर क्वेश्चन की। मानव में तैराकी पसलियों की संख्या बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अगला कह रहा है कि मानव के अंदर पसलियों की संख्या जो है उनमें तैराकी पसलियां कितनी पाई जाती हैं? 6 जोड़ी पाई जाती हैं, 5 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है, 2 जोड़ी पाई जाती है। पहले तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि मनुष्य के शरीर के अंदर पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। एक बात तो आपको ये कहीं पर नोट कर लेना है, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सभी को ध्यान होगा। ये जो तैराकी होती है बच्चों, इसको फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसको पलावी पसली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अब थोड़ा सा हिंट के माध्यम से समझ लो। चलो बढ़िया है, आंसर तक पहुंचते हैं। इसका अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी मानव के अंदर तैराकी, फ्लोटिंग, मुक्त, पलावी, इसको मुक्त भी कह सकते हैं बच्चों, इसको फ्रीडम भी कह सकते हैं, इसको स्वतंत्र प्रकार की पसलियां भी कह सकते हैं। कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। आपको याद रखना कि 2 जोड़ी पसलियां जो होती हैं जिनको तैराकी के नाम से जाना जाता है। कैसे? देखो इसका सिस्टम क्या होता है कि इस प्रकार से, देखो दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। ये पीछे वाले भाग में ये जो कशेरुक दंड होती है वहां से पसलियां निकलती हैं, और आगे वाले भाग में स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। आगे वाले भाग में किससे जुड़ती है? स्टर्नम। यहाँ पर स्टर्नम पाई जाती है। तो बच्चों इसमें लास्ट की 2 जोड़ी पसलियां होती हैं, वो कशेरुक दंड से तो निकलती हैं, लेकिन आगे वाले भाग स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए उनको फ्री कहा जाता है, उनको फ्लोटिंग कहा जाता है, उनको तैराकी प्रकार की पसलियां कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि 12 जोड़ी पसलियों में से अंतिम 2 जोड़ी पसलियां किस नाम से जानी जाती हैं? तैराकी, पलावी, फ्लोटिंग, मुक्त, स्वतंत्र प्रकार की पसलियों के नाम से जिसको जाना जाता है। तो यहां पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई? 1958, 1948, 1968, 1971। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना है कि 15 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है कि परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, जिसको अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। जी हाँ, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
यानी 1951 के अंदर परिवार नियोजन की शुरुआत हुई, जिसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, दंपति के बंदे होने का क्या कारण हो सकता है? कोई दंपति यदि स्टेराइल है तो उसका क्या कारण होता है? शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, या फिर उपरोक्त सभी हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन करने वाले बच्चों? दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ, इसका 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जन्मजात भी हो सकते हैं, रोगजन्य कारण भी हो सकते हैं दंपति के स्टेराइल होने के कारण। अब देखो बात करते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से यौन संचारित रोग कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इन 4 में से यौन संचारित रोग कौन सा है। तपेदिक होता है, सुजाक होता है, पीलिया होता है, जुकाम होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुजाक जो होता है वो यौन संचारित रोग माना जाता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, और ये 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन कंकाल वाले चैप्टर से है। मानव के निचले जबड़े की अकेली अस्थि है। आपको निचले जबड़े की जो अस्थि उसके बारे में बताना है। मैक्सिला, मैंडिबल, स्क्वामोजल या टेरिगोइड। दीजिए करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होने वाला? निचले जबड़े की अस्थि को किसके नाम से जानते हैं? उसको मैक्सिला कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं, स्क्वामोजल कहते हैं, टेरिगोइड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको मैंडिबल के नाम से जाना जाता है। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। स्तनधारी में सबसे बड़ी कशेरुका है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। आपको बताना है स्तनधारी में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी है? वक्सीय कशेरुका, कटी कशेरुका, सेक्रल, ग्रीवा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि स्तनधारी में सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी है। वक्सीय कशेरुका होती है, कटी कशेरुका होती है, सेक्रल होती है, ग्रीवा होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सोच समझ करके इस क्वेश्चन को मैंने पीडीएफ में डाला बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ में यदि बार बार आप जुड़ेंगे तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ग्रांटेड रहेगा, इस चैनल के माध्यम से शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर अपना 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कटी कशेरुका जो होती है स्तनधारी में सबसे बड़ी कशेरुका मानी जाती है। अब बात करते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की। पात्र निषेचन के द्वारा इन देखो क्या कह रहा है, पात्र निषेचन के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। निर्मित 16 से अधिक कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर्स वाले एम्ब्रियो को स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखो अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है बार बार, फिर आपको आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना है। पात्र निषेचन का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम 16 से अधिक कोरक खंड वाला एम्ब्रियो बनाएंगे। अब इसको किस में ट्रांसफर करेंगे? झालर में करेंगे, ग्रीवा में करेंगे, फिलोपियन ट्यूब में करेंगे, या फिर गर्भाशय में करेंगे। ये आपके सामने ओवेरी है, और ओवेरी से इस प्रकार से अंडवाहिनी निकलती है। अंडवाहिनी का पहला भाग जिस पर अंगुली नुमा उभार आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको फिम्ब्रिया झालर कहते हैं। इसके बाद में इन्फंडिबुलम कीपक आता है। इसके बाद में इस्तमस के द्वारा ये गर्भाशय से जुड़ जाता है। बच्चों ये कहना चाहता है कि जो आपने 16 से अधिक कोरक खंड वाला या ब्लास्टोमियर वाला जो एम्ब्रियो बनाया है, उसको आप किस में ट्रांसफर कर सकते हैं? जालर में करेंगे, ग्रीवा में करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, या फिर गर्भाशय में करेंगे। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर दीजिएगा। सोचने समझने का टाइम आपके पास में है। जी हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी उसको किसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे? गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो याद रखना 16 से अधिक कोरक खंड वाला यदि एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको हम किसके अंदर स्थानांतरित करेंगे? गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित करेंगे। तो आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। बच्चों ये बताना कि आज आप कितना पहुंच पाए, आपका रेशियो जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये भी आपको कॉमेंट के अंदर बताना है। क्वेश्चन के बारे में नो डाउट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके के। ये बात एक विद्यार्थी यदि अच्छे तरीके से समझ को रखता है या उसको थोड़ी बहुत भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो उसमें ये समझ डेफिनेटली आ जाएगी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके के हैं।
शुरुआत में हमने क्वेश्चन का स्तर कम रखा था, लेवल थोड़ा छोटा रखा था, लेकिन अब धीरे 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 अपने लेवल को हम बढ़ा रहे हैं ताकि हर प्रकार के कंपटीशन की तैयारी को हम बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर लें। बच्चों, इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें ताकि हर प्रकार के विद्यार्थियों को लाभ मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप अपने पास में डाटा कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, खुद लाभ उठाने के लिए तत्पर रहे और अन्य विद्यार्थियों तक क्लास नहीं पहुंचे। सर यह क्या कर रहे हो? नहीं, ये फिर से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास में अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।